मैंने इसके पहले वीडियो में आपको रिसर्च डिजाइन या अनुसंधान पर रचना पढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने सिलेबस देखा तो वो मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग अपना देख लीजिएगा। उसमें रिसर्च डिजाइन में अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक अनुसंधान पर रचना उसके पार्ट है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, पढ़ा भी चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ आप लोगों के क्लास में। आज हम पढ़ेंगे साक्षात्कार। साक्षात्कार है क्या? साक्षात्कार भी एक तथ्य संकलन की एक विधि है। जिस प्रकार अनुसूची प्रश्नावली है, ठीक उसी प्रकार है। अनुसूची में भी हम सामने होते हैं, साक्षात्कार में भी हम उत्तरदाता के सामने होते हैं, लेकिन साक्षात्कार में प्रश्नों की सूची लिखित होती है, बनी बनाई होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो प्रश्न होते हैं वो का एक क्रम नहीं होता, एक विषय होता है, उससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके पूरक प्रश्न पूछकर वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो इसको आज हम देख लेते हैं। साक्षात्कार। साक्षात्कार तथ्य संकलन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से सामाजिक इकाइयों की गहनतम भावनाओं एवं तथ्यों को प्राप्त किया जाता है। यद्यपि अवलोकन एवं प्रश्नावली विधियों के द्वारा भी आंकड़े विश्वसनीय होते हैं, फिर भी इन विधियों के द्वारा सभी प्रकार के तथ्य एकत्रित नहीं किए जा सकते। ठीक, दूसरी बात, प्राथमिक समूह में जिसमें शारीरिक और सामाजिक दूरी प्रायः कम होती है, साक्षात्कार उतना महत्व का नहीं होता है। जो प्राथमिक समूह होता है उसमें साक्षात्कार उतना महत्व का नहीं होता है, जबकि उससे हम काफ़ी गहनता से जुड़े होते हैं, क्योंकि उसके विषय में हम ऑलरेडी पहले से परिचित होते हैं। और साक्षात्कार में हम जब प्राथमिक समूह का यदि हम साक्षात्कार करते हैं तो हम तटस्थ नहीं हो पाते हैं। लेकिन आधुनिक काल के द्वितीयक समूहों में, जहाँ हर चीज़ लिखित होता है, छू और जाओ के संबंध पाए जाते हैं, वैसे समूहों में साक्षात्कार ही ऐसी महत्वपूर्ण विधि होती है जिसके द्वारा लोगों की मनोवृत्ति, विश्वासों एवं भावनाओं को प्राप्त किया जा सकता है या उसका पता लगाया जा सकता है। अतः आज के समय में जो अनुसंधान साक्षात्कार है, यह तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक, साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता दोनों ही आमने सामने बैठकर संबंधित समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। ठीक, या इसको कहा जा सकता है कि समस्या पर लोगों से प्रत्यक्ष रूप से उनकी राय जानने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। अतः साक्षात्कार को सामाजिक अंतरक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ किसी से प्रश्न नहीं किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। ठीक, इसे एक सामाजिक अंतरक्रिया कहा जा सकता है। जिसके तरह समाज में रहकर हम इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं, उसी तरह इसमें भी करते हैं। जैसे कोरोना है, कोरोना को जो है भारत में उसका कम प्रभाव रहा, इसका क्या रीजन है, तो हम किसी से विचार विमर्श कर सकते हैं, उसकी बातों को कुछ जान सकते हैं। हमारे पास कुछ तथ्य संकलन है, अन्य लोगों के पास जाके हम तथ्यों का संकलन कर सकते हैं। ठीक, यानी यह एक प्रकार से अंतरक्रिया है। यह अंतरक्रिया अव्यवस्थित ढंग से नहीं होती, बल्कि निश्चित प्रक्रिया के अनुसार गुजरती है। और जैसे जैसे साक्षात्कार आगे बढ़ता है, यह जटिल होती जाती है, क्योंकि उत्तरदाता की भी अपनी अंतर्दृष्टि होती है। ठीक, यानी उत्तरदाता की भी अपनी एक राय होती है, अपनी एक व्यू होती है उस विषय के संदर्भ में, इसलिए इसका जो है बढ़ता जाता है। अब देखते हैं हम साक्षात्कार के प्रकार क्या है। साक्षात्कार जो है मुख्यतः जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है संरचित साक्षात्कार। इसको देख लेते हैं हम। संरचित साक्षात्कार में समस्या से संबंधित विषय पर पहले ही प्रश्न बना लिया जाता है। ठीक, और उसी क्रम में सभी उत्तरदाता से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। साक्षात्कार की इस विधि में अध्ययन के उद्देश्य को सामने रखकर समस्या के सभी पक्षों पर प्रश्न पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं। एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से संबंधित हो और उसमें क्रमबद्धता बनी रहे, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। यानी एक प्रश्न पूछ रहे तो ऐसा नहीं है कि दूसरा प्रश्न दूसरा होगा, उसमें एक क्रमबद्धता होती है और उसी से संबंधित होना चाहिए।
ये पहले से प्रश्न तैयार किए होते हैं, लेकिन उसमें क्रमबद्धता रहती है, संबंधित विषय से ही होनी चाहिए और उसमें एक क्रमबद्धता हो। ऐसा ना हो कि शुरुआत पहले करें फिर लास्ट का क्वेश्चन दूसरे नंबर पर डाल दें, या लास्ट का क्वेश्चन पहले पूछ ले, पहले वाले क्वेश्चन लास्ट में पूछे। ऐसा नहीं, उसमें क्रमबद्धता होती है। प्रश्न ऐसे हों जिसको समझना उत्तरदाता के लिए आसान हो, साथ ही सभी उत्तरदाता को प्रश्न एक ही अर्थ में समझ में आए। जो आप प्रश्न बनाए हैं वो सरल भाषा में होना चाहिए। उसमें शब्दों का प्रयोग ऐसा हो कि सभी, यदि उत्तरदाता से आप पूछते हैं तो उसका समान अर्थ लगाए। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे जटिल समझ प्रश्न शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या चयन कर लिए हैं। एक प्रश्न का उत्तरदाता से आप पूछ रहे हैं तो उसका अर्थ दूसरा लगा रहा है, दूसरे प्रश्न उत्तरदाता से पूछ रहे हैं तो उसका अर्थ वो दूसरा लगा रहा है। यानी सी प्रश्न का दोनों उत्तरदाता समान अर्थ लगाते हैं। ठीक। दूसरी बात, द्व्यर्थी शब्दों से बचना चाहिए। ऐसे शब्दों से बचिए जिसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं या कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। तकनीकी शब्दों का यथासंभव जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। यानी तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं है। ऐसा ना हो कि आप पूरा विद्वता प्रश्न पे दिखा दीजिए, उत्तरदाता को समझ में ही नहीं ना आए। आपको उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है जो सबके लिए जो है सरल हो। ठीक। संरचित साक्षात्कार आपको समझ में आ गया होगा। असंरचित साक्षात्कार, ठीक, संरचित साक्षात्कार के उलट जो है असंरचित साक्षात्कार होता है। उसमें प्रश्न पहले ही तैयार रहते हैं संरचित में। इसमें जो है प्रश्न पहले से तैयार नहीं होते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता पहले से प्रश्न तैयार करके नहीं रखता है, बल्कि साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के सामने बैठकर समस्या से संबंधित प्रश्न पूछता जाता है और उत्तरदाता स्वतंत्र होकर उसका जवाब देता जाता है। जब साक्षात्कारकर्ता को किसी भी समस्या का गहन अध्ययन करना होता है तब इस विधि का प्रयोग करना होता है। यानी किसी का यदि गहन अध्ययन करना है तब इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षात्कार निर्देशिका को प्रयोग में लाता है, जिससे समस्या के संबंध में वे मूल बातें संलग्न की जाती है, जिस पर साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है। इस विधि में भी कई दोष हैं, जैसे साक्षात्कारकर्ता सभी उत्तरदाताओं से एक ही क्रम में प्रश्न नहीं पूछ सकता, क्योंकि यह उसके विवेक पर निर्भर है और उत्तरदाता के स्वभाव और उसकी जो पर्सनालिटी है वो किस प्रकार से सोचता है इस पर निर्भर करता है। क्योंकि इस असंरचित में चूंकि प्रश्नों की कोई सूची नहीं होती है, प्रश्न पहले से तैयार नहीं होते हैं और वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयास भी किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार, यानी उत्तरदाता के स्वभाव के अनुसार प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक उत्तरदाता से जो प्रश्न हम कर रहे हैं, जिस क्रम में प्रश्न कर रहे हैं उस क्रम में हम दूसरे से भी करें। पूरक प्रश्नों को पूछकर या सहयोगी प्रश्नों को पूछकर मूल प्रश्नों की वास्तविकता को निकालने का प्रयास किया जाता है। ठीक। तो आप प्रश्न जो है अलग अलग उत्तरदाताओं से अलग अलग हो सकते हैं। ठीक। परिणाम स्वरूप उत्तरों में विविधता एवं लचीलापन पाया जाता है, जिससे विश्लेषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक। तीसरा, केंद्रीय साक्षात्कार। ठीक। केंद्रीय साक्षात्कार यहां देख लीजिए, आपका तीसरा है। इस विधि के द्वारा जनसंचार के साधनों जैसे इंटरनेट हुआ, सिनेमा हुआ, पत्र पत्रिका हुआ, रेडियो हुआ, पंपलेट हुआ कि किसी विशेष मद का प्रभाव जानना हो, यानी इसका प्रभाव किसी समाज पे कितना पड़ा है, यदि ये जानना है तो यह ध्यान रखा जाता है कि उन्हीं लोगों से साक्षात्कार लिया जाए जिन्होंने उस पत्र पत्रिका, पंपलेट या इंटरनेट का प्रयोग किया है, रेडियो का कार्यक्रम सुना है आदि। इस तरह इस प्रकार के साक्षात्कार में उस समूह विशेष का किसी प्रकार के पूर्व अध्ययन कर एक उपकल्पना बना ली जाती है और केंद्रीय साक्षात्कार द्वारा उस उपकल्पना की जांच की जाती है। उपकल्पना मैंने बताया है किसी भी अनुसंधान, किसी भी समस्या के संदर्भ में जो
आपका अनुमानित उत्तर होता है उसे उपकल्पना कहते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया है और कम से कम मैंने इसको दसियों बार आपके क्लास में मैंने इसको स्पष्ट किया होगा। दसियों क्या मतलब बहुत बार, जब मैंने आपको उपकल्पना पढ़ा रहा था या जब भी उपकल्पना आता है। उपकल्पना का तात्पर्य होता है किसी भी अनुसंधान या किसी भी समस्या से के संदर्भ में जो आपका संभावित उत्तर होता है वही उपकल्पना कहलाता है। और अनुसंधान के समय में उपकल्पना की सत्यता का परीक्षण किया जाता है। आप लोग को याद आ गया होगा, और नहीं याद आया होगा तो नोट्स अपना उलाट लीजिएगा और उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक, यह है केंद्रीय साक्षात्कार। यानी केंद्रीय साक्षात्कार के अंतर्गत किसी आपकी एक्टिविटी या कोई, जैसे आप रेडियो सुन रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी से आप पे पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है या समाज पे उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, तब यहाँ जो है यानी किसी विशेष एक्टिविटी पे ये केंद्रित होता है, इसलिए इसको केंद्रीय साक्षात्कार कहा जाता है। पुनरावृत्त साक्षात्कार आपका चौथा जो होगा वो होगा पुनरावृत्त साक्षात्कार। इसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में, इस साक्षात्कार के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी एक व्यक्ति अथवा एक ही सिद्धांत के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं विभिन्न परिस्थितियों में एक समान नहीं होती है। ठीक, यानी कोई एक सिद्धांत है, किसी भी सिद्धांत को मान लीजिए, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है आपकी प्रतिक्रिया उसके सिद्धांत उस सिद्धांत के प्रति बदलती जाती है। ठीक, यानी परिस्थितियों के अनुसार आपके सिद्धांत में बदलाव आता जाता है। यदि आपने कोई भी सिद्धांत बनाया, आपके घर में उस सिद्धांत को जो फॉलो करते हैं आप स्कूल में नहीं कर सकते हैं, यानी वह सिद्धांत परिस्थितियों के अनुसार बदलता जाता है। ठीक, किन्हीं विशेष परिस्थिति में कभी कभी उन सिद्धांतों को भी उचित मानने लगते हैं जिन्हें कभी आप अस्वीकार कर देती हैं। यानी कोई सिद्धांत है, आप उसको ये बुरा मानते हैं कि नहीं ये बेकार है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि वह सिद्धांत जो है आपको अच्छा लगने लगता है। ठीक, जैसे आप झूठ से बहुत ज़्यादा एलर्जी है आपको, ठीक, या झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक सिद्धांत हो गया। आप हमेशा सत्य बोलते हैं, हालांकि मैं अब याद नहीं है, लेकिन इसको मैं क्लास में कभी चर्चा किया हूँ। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आपको सत्यता से प्रेम है, आप एकदम फॉलो करते हैं, एकदम हर जगह सत्य बोलते हैं, लेकिन कोई कसाई है, गाय के पीछे जो है नंगी तलवार लेकर दौड़ रहा है, आप उनके सामने ही गाय गई है और आपसे कसाई यदि पूछता है कि आप बताइए इधर से कोई गाय जाते हुए देखा है, तो निश्चित रूप से आप झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि नहीं इधर से नहीं गई है, नहीं गई है, इधर गई है, दूसरे वर्ड डाइवर्ट कर दिया, यानी आपने झूठ बोला परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन आपको उस समय वह उचित लग रहा है। ठीक, जिसे कभी आप अस्वीकार करते थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी जो सिद्धांत होते हैं वो परिस्थितियों के अनुसार वो बदलते रहते हैं। पुनरावृत्त साक्षात्कार में हम इसी का अध्ययन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पुनरावृत्त साक्षात्कार वह विधि है जिसके द्वारा एक ही निर्देशन पर बार बार बदलती हुई परिस्थितियों में लोगों की बदलती मनोवृत्तियों एवं धारणाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत जो लोगों की मनोवृत्तियां एवं धारणाएं जो बदलती रहती हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक, इस साक्षात्कार का जो कमियां है या दोष है, यह है कि इसमें समय, धन और परिश्रम काफी अधिक होता है या बर्बादी होती है, क्योंकि निर्देशन एक ही रहने के बावजूद उसी पर बार बार अध्ययन किया जाता है। समझ रहे हैं? एक ही आपके व्यवहार के, आपके सिद्धांत के, आपकी मनोवृत्तियों का बार बार अध्ययन किया जाता है कि आप इस सिद्धांत पे ऐसा व्यवहार कर रही हैं, अच्छा जब परिस्थितियां बदली तो आपने ऐसा कैसा व्यवहार किया है। यानी एक ही अध्ययन कई बार किया जाता है आपकी बदलती मनोवृत्तियों के अनुसार। ऐसा इसमें जो है समय और धन की काफी हास होता है, यानी बहुत ज्यादा समय और धन की जरूरत पड़ती है। ठीक, दूसरी बात यह है कि इसमें वैज्ञानिकता, समय धन की लगाने के बावजूद भी वैज्ञानिकता या वास्तविकता को प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है,
क्योंकि यह बदलती मनोवृत्तियों का अध्ययन करता है और समाज के क्षेत्र में तो इतनी ज़्यादा जटिलताएं हैं कि व्यक्ति का स्वभाव हमेशा बदलता रहता है समय अनुसार, परिस्थितियों अनुसार। तो इसमें जो वास्तविकता को प्राप्त करना काफ़ी कठिन कार्य होता है। अगला हम देखेंगे सामूहिक साक्षात्कार, 5वां। यह एक ऐसी विधि है, सामूहिक साक्षात्कार जैसा नाम से ही है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ है और है, ठीक। यह ऐसी विधि है जिसमें एक साक्षात्कार एक साथ बहुत सारे उत्तरदाताओं को बैठा दिया जाता है और इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आप लोग देखते होंगे, आप लोग का प्रैक्टिकल चलता होता है, एक बार में 10-10 लोग, 20-20 लोग बैठा दिए जाते हैं, ठीक। तो ये इस प्रकार की साक्षात्कार की विधि होती है। इस प्रकार की विधि का प्रयोग एक तरह से मानिए तब किया जाता है जबकि आपके पास समय कम हो और धन की कमी हो, तब इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। दूसरा तब किया जाता है जब एक ही विषय हो और विभिन्न लोगों की मनोवृत्तियां जाननी हो, तब इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। इस तीसरी बात, इसमें एक मॉर्टन का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। उसने कहा है कि समूह का आकार इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इसके संदर्भ में वो कहते हैं कि समूह का इतना बड़ा आकार ना हो कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाए और इतना छोटा ना हो कि व्यक्तिगत साक्षात्कार की तुलना में कोई विशेष फायदा भी ना मिले। यानी इसका आकार ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए। इसका लाभ यह होता है कि कम समय और कम खर्च में अधिक से अधिक लोगों से जानकारी हासिल की जा सकती है, ठीक। किंतु इसका दोष यह है कि समूह में कम बोलने वाले सदस्यों के विचारों की जानकारी नहीं हो पाती, क्योंकि अधिक बोलने वाले सदस्य ही सब पर हावी रहते हैं। आप लोग देखे होंगे जब 10 लोगों को बैठा के साक्षात्कार लिया जाता है, आप लोग उस प्रक्रिया से गुजरे होंगे या नहीं गुजरे होंगे तो कल्पना कर लीजिए 10-15 लोग बैठे हों और आपका साक्षात्कार लिया जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो तेज लड़के होते हैं या जो बहुत बोलने वाले प्रवृत्ति के होते हैं वो ही बोलने लगते हैं या वही सब आंसर देते हैं और बाकी लोग चुप रहते हैं या उनकी बातें दब जाया करती हैं। यानी उसमें जो है अधिक बोलने वाले लोग उस साक्षात्कार पे हावी हो जाते हैं, कम बोलने वाले लोगों की जो सलाह होती है, जो राय होती है या जो विचार होते हैं वह नहीं मिल पाते हैं। ये हो गया। चूँकि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 17-18 मिनट का हो गया है और अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए आज इसको यहीं पे बंद करते हैं। दोष है जो कमियां हैं, ठीक। अगले में हम कमियां पढ़ा देंगे और यदि समय बचा तो कोई अन्य टॉपिक हम आपको उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा कायदे से जो बोल रहे हैं और याद रखिएगा कि जो चीज़ अनावश्यक हो, जैसे बाय द वे गाय वाला है, अगर एग्जाम्पल देना हो तो उदाहरण के लिए, नहीं कि उसमें गाय वाला भी आप जोड़ते जाइए। आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको उदाहरण के लिए बताया जा रहा है और क्या चीज़ वास्तविक बोला जा रहा है। तो जो चीज़ आपको लगे कि मतलब आप इसको टोटल नोट्स बना लीजिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो आप बोलिएगा, मैं इसका PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। ओके, बाय।